गुड मॉर्निंग। तो आज हम बफर सॉल्यूशन के बाद कौन सा टॉपिक है जो कवर करने जा रहे हैं? कॉमन आयन इफेक्ट। आप लाइन वाइज लाइन चैप्टर्स को देखिए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में। तो कॉमन आयन इफेक्ट समझने से पहले कुछ एक दो वर्ड्स है जो मैं आपको समझाती हूँ, वो आपको पता होने चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, ठीक है। ये वैसे आपने 11th-12th में पढ़ा है, बट मैं आपको बताती हूँ इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। जिन भी सब्सटेंस या कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स को हम पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में, पानी कॉमन सॉल्वेंट है इसलिए मैंने वाटर बोल दिया, ठीक है, या किसी सॉल्वेंट में डाला जाता है, तो यदि आयंस में टूट जाता है तो उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लीजिए अपना एसिटिक एसिड है, ठीक है, इसको जब मैं वाटर में डालूंगी तो ये किसमें तो टूट जाएगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोलाइट हो गया। लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? जब इसको मैंने पानी में डाला ना, डिसोसिएट होने के लिए, यानी इसको आयनाइज्ड होने के लिए मैंने मान लो इसको वाटर में डाला, तो इसके सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हो पाते, यानी सारे के सारे मॉलिक्यूल आयंस में कन्वर्ट नहीं हो पाते। कुछ तो इंटैक्ट ही रह जाते हैं, है ना, कुछ तो एसिटिक एसिड की फॉर्म में ही रह जाते हैं, कुछ आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ये देखिए COA माइनस H प्लस। अगर ये सारे आयंस में कन्वर्ट हो जाता वाटर में डालने के बाद तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे। इलेक्ट्रिसिटी कब जनरेट होगी? जब अपने आयंस प्रेजेंट होंगे। तो जितने ज्यादा आयंस प्रेजेंट होंगे वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो ये कम आयंस जनरेट करता है, इसीलिए क्या है? एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जैसे मैं एक सॉल्ट बताती हूं आपको, CH3COONA, सोडियम एसीटेट। ये एक सॉल्ट है, आपको पता है कैसे बना ये सॉल्ट? बहुत सिंपल है। ये एसिटिक एसिड है, ये बेस की रिएक्शन कराई इससे, NaOH। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों है? इसको जब मैं वाटर में डालूंगी तो उसका एक एक मॉलिक्यूल आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया? CH3COONA, सोडियम एसीटेट बन गया। इन दोनों की जब रिएक्शन कराई तो, ठीक है। तो ये सोडियम एसीटेट, यदि एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट बनता है, आपको पता है। सॉल्ट हमेशा इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी वो आयंस में टूट पाएगा, ये याद रखिएगा। सॉल्ट कब स्ट्रॉन्ग होगा? यदि इन दोनों में से एक भी स्ट्रॉन्ग होगा। मान लो इसमें बेस स्ट्रॉन्ग है, NaOH स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जबकि एसिटिक एसिड क्या है? एक वीक एसिड है। लेकिन यदि एक भी स्ट्रॉन्ग है तो जो सॉल्ट बनेगा वो स्ट्रॉन्ग ही होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होगा, राइट। अगर मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल और दे देती हूँ। जैसे मान लीजिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है? वीक बेस है, ठीक है। अब इसके साथ यदि मैं एक स्ट्रॉन्ग एसिड को मिला देती हूँ, HCl, एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनते हैं? हमेशा सॉल्ट बनते हैं। क्या बना? अमोनियम क्लोराइड। यहां से अमोनियम लिया, यहां से क्लोराइड लिया और अमोनियम क्लोराइड। ये भी एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखिए यहाँ पे ये तो वीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है, आपको पता है, जबकि HCl जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। तो यदि एक भी स्ट्रॉन्ग होता है तो जो सॉल्ट बनता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब तो आप समझ गए होंगे, बट मैं और समझा देती हूँ। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि इसको जब मैं पानी में डालूं या किसी सॉल्वेंट में डालूंगी तो ये इसका एक एक मॉलिक्यूल आयोनाइज्ड हो जाएगा, आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बना लेगा? CH3COO माइनस प्लस Na प्लस, ठीक है। एक एक मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। जबकि वीक में कुछ कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, इसीलिए इसको रिवर्सेबल साइन दिया गया है। रिएक्शन कैसे चलती है? रिवर्सेबल। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उसमें रिवर्सेबल, जबकि ये वाली जो रिएक्शन चलती है वो एक ही डायरेक्शन में, क्योंकि इसके सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? आयोनाइज्ड, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होते हैं जिसके सारे मॉलिक्यूल आयंस में कन्वर्ट हो जाए। वीक का मतलब होते हैं कुछ कन्वर्ट हुए, कुछ नहीं हुए, यानी ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है।
तो अब आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट तो समझ में आ गया होगा। अब अपन समझते हैं कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है। तो ये भी ध्यान रखिए, जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ इसके नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और इससे रिलेटेड लिंक वाले वीडियो, यानी पहले आपको वो पढ़ना चाहिए, जैसे बफर सोल्यूशन पहले पढ़ोगे तो कॉमन आयन इफेक्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसका लिंक भी मिल जाएगा और इसके नोट्स भी मिल जाएंगे। तो यहाँ सिर्फ आप समझने का काम करेंगे, राइट। अब हम समझते हैं कॉमन आयन इफेक्ट किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। नाम हमेशा आप याद रखेंगे, ला चैटेलियर प्रिंसिपल। ये ला चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होता है, ये ही कॉमन आयन इफेक्ट में समझाया जाता है। तो क्या है ये पूरा प्रिंसिपल, ये अपन देखते हैं। तो किस प्रिंसिपल पर डिपेंड होता है, ला चैटेलियर प्रिंसिपल। अब देखिएगा, मुझे पता है जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे कि वीक एसिड, अभी मैंने बताया था, जो कम आयोनाइज्ड होते हैं, है ना। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं, जैसे CH3COH एसिटिक एसिड, ये किसमें आयोनाइज्ड होगा, CH3CO- प्लस H प्लस में। तो एट इक्विलिब्रियम, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। मेरे को पता है एसिटिक एसिड से एसीटेट प्लस H प्लस भी बन सकता है, और एसीटेट प्लस H प्लस मिला के एसिटिक एसिड भी बन सकता है। तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, बट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन वो कंडीशन जहां फॉरवर्ड रिएक्शन कौन सी हो रही है, एसिटिक एसिड क्या बना रहा है, एसीटेट आयन प्लस H प्लस, और बैकवर्ड रिएक्शन बराबर रेट से चल रही है। बैकवर्ड रिएक्शन कौन सी, एसीटेट आयन और प्लस H प्लस दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एसिटिक एसिड। फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों सेम रेट से चल रही है, यानी जितना आगे की तरफ प्रोडक्ट बन रहा है उतना पीछे की तरफ वो वापस रिएक्टेंट भी बनता जा रहा है। ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम, यानी एक स्थिरता आ गई, इक्विलिब्रियम आ गया। इक्विलिब्रियम मतलब स्थिरता हो गई, जितना आगे चलेगा उतना ही पीछे चलेगा, है ना। मान लीजिए एक बॉक्स है हमारे पास, है ना, उसको दो लोग खींच रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से भी खींच रहे हैं, बराबर डिस्टेंस से, तो वो बीच में ही रहेगा ना, करना इधर जाएगा ना उधर जाएगा। तो इसी तरीके से ये भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा, है ना। जैसे अब देखिएगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ, बाकी जरूरत नहीं है उस चीज को बताने की, आपको सिर्फ इतना समझना है। एट इक्विलिब्रियम स्टेट फॉरवर्ड रिएक्शन जिस रेट से होती है, बैकवर्ड रिएक्शन भी उसी रेट से, यानी RF मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन रेट, RB मतलब बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों बराबर रेट से चलती है। देखिएगा, मान लीजिए, ये याद रखिएगा कि जो इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, इक्विलिब्रियम सेटअप यानी जहाँ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन सेम रेट से चल रही होती है, वो किसी भी कंसंट्रेशन पे सेट हो सकता है। ये डिपेंड होता है, अलग अलग एसिड्स के लिए अलग अलग कंसंट्रेशन पे सेट हो सकता है। मतलब क्या, देखिए मान लीजिए इसके मैंने 10 मोल लिए, ठीक है, 10 में 10 मॉलिक्यूल लिए, 10 में से 7 मॉलिक्यूल जो होते हैं वो एसीटेट और H प्लस आयन में से टूट गए, बन गए एसीटेट और H प्लस आयन। बचा कितना इसके पास, 3 मोल, 3 बचा, ठीक है, 3 बचा। अब हो सकता है इस पे इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाए, है ना। तो हो सकता है कि एसिटिक एसिड का इस पे इक्विलिब्रियम सेटअप हो, है ना, जिसमें इसमें क्या हुआ, 10 में से 7 तो बन गए प्रोडक्ट, 3 बच गया रिएक्टेंट, है ना। तो ये मान लीजिए एसिटिक एसिड का एक कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन फिक्स हो गई, इस कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम बनता है, जहाँ पे 7 मॉलिक्यूल तो अपने प्रोडक्ट के बन गए और 3 बच गए। 10 लिए ना अपन ने, 7 बन गए और 3 बच गए रिएक्टेंट के, ठीक है ना। ये जस्ट एक हाइपोथेसिस है, मुझे नहीं पता कि एसिटिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल लूं और कितने प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, बट ये मैं बताना चाह रही हूँ एक तरीके से कि ये फिक्स होता है ना, हर एक एसिड के लिए फिक्स होता है कि कितने मॉलिक्यूल लेंगे और कितने वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे एट इक्विलिब्रियम में। ये हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितना प्रोडक्ट बना है, ठीक है। उसको हमको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। हो सकता है इक्विलिब्रियम सेटअप किसी और एसिड में, ये मान लो 10 लिए और 5 कन्वर्ट हो गए, 5 कन्वर्ट हो गए किसमें, आयंस में, 5 रह गए, इस पे इक्विलिब्रियम सेटअप हुआ। तो हर एक एसिड का अलग अलग कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम सेटअप होता है, ठीक है। हर एक कंसंट्रेशन का अलग अलग कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम सेटअप होता है ना। बस मुझे तो इतना सा याद रखना है कि जो इक्विलिब्रियम है इसका मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
अब एक मुझे याद रखना है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको बोला जाता है Ka। Ka होता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन से हैं? ये वाले, एसीटेट और H+ आयन, डिवाइडेड बाय किसकी कंसंट्रेशन? एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन, यानी इन दोनों के रेशियो को बोला जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या है प्रोडक्ट? CH3CO- प्लस H+। क्या है रिएक्टेंट? CH3COH। इन दोनों के रेशियो को क्या बोला जाता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोला जाता है। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है, ये सब सॉल्व करने के बाद, ये कांस्टेंट होती है, यानी फिक्स होती है ना, फिक्स होती है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे है ना, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए, आप ये मान ही लीजिए कि है ना, हमारे एसिटिक एसिड के हम 10 मॉलिक्यूल लेते हैं, तो उसमें से 5 जो होते हैं प्रोडक्ट बना लेते हैं और 5 जो होते हैं वो रह जाते हैं, है ना। 5 ने तो प्रोडक्ट बना लिया और 5 रह गए, ठीक है। तो रेशियो आ जाएगा अपने पास 5-5 का, है ना, 5 डिवाइडेड बाय 5 का, तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जैसे 1 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो क्या होगा, ये फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। मान लो इसकी वैल्यू 1 आ रही है, तो इसकी वैल्यू 1 ही रहनी चाहिए। लेकिन कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है कि जो एसिटिक एसिड का सोल्यूशन है ना, इसमें क्या क्या डाल दिया जाता है? ये एसिटेट, सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट क्या है? सॉल्ट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये सोडियम एसिटेट किस में टूटता है? एसिटेट प्लस Na+ में, ठीक है। इसके पास भी एसिटेट है, इसके पास भी एसिटेट है ना। यदि मैं ये सोडियम एसिटेट इस सॉल्यूशन में डाल दूंगी एसिटिक एसिड के, वो भी किस में टूट जाएगा? एसिटेट प्लस सोडियम में टूट जाएगा, राइट। तो इसके पास भी एसिटेट, इसके पास भी एसिटेट, तो ये क्या हो गया? कॉमन आयन हो गए, है ना, कॉमन आयन हो गए। तो अब क्या होता है, देखिए, यानी कि किसकी किसकी क्वांटिटी बढ़ गई? सॉल्यूशन में क्या चीज बढ़ गई? एसिटेट बढ़ गया, ठीक है। अब एसिटेट बढ़ गया तो देखिए, एक तो होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैंने आपको बताया इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? CH3CO- H+ डिवाइडेड बाय CH3COH। क्या बढ़ गया मेरे पास? एसिटेट आयन बढ़ गया, यानी क्या बढ़ गया? CH3CO- बढ़ गया, है ना। ये बढ़ गया तो मेरा क्या बढ़ने लग जाएगा? Ka, जबकि कांस्टेंट रहना चाहिए मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मेरा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, है ना, ये मेरा कांस्टेंट रहना चाहिए। ये कांस्टेंट रहना चाहिए तो उसके लिए मैं क्या करूं? इसका रेशियो तो डिफरेंट आ जाएगा क्योंकि ये बढ़ गया है। तो क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होती है CH3CO- प्लस H+, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लग जाती है ना, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लग जाती है। मतलब क्या? एसिटेट ज्यादा हो गया भाई, ज्यादा हो गया, अब इसको कम करना है, तो ये H+ से मिल मिल के वापस क्या बना लेती है? एसिटिक एसिड बनाने लग जाती है। उल्टी डायरेक्शन में रिएक्शन चलने लग जाती है, मतलब लेफ्ट साइड शिफ्ट होने लग जाती है। तो क्या बढ़ने लग जाएगा हमारा? एसिटिक एसिड, है ना। अब देखिए रेशियो वापस बराबर हो जाएगा। ऊपर की जो ऊपर वाला है वो बढ़ रहा था, है ना, इसको कम करने के लिए क्या किया? रिएक्शन अपना स्टेबल करने के लिए बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने लगी और क्या बढ़ने लग गया? एसिटेट आयन बढ़ने लग गया, ठीक है। Ka वापस कांस्टेंट हो गया, ठीक है। तो क्या होता है, किसी स्ट्रॉन्ग वीक एसिड में, है ना, या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालने पर जो कॉमन आयन आता है, उसके कारण क्या होता है? जो रिएक्शन होती है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चलती है। फर्स्ट पॉइंट तो याद रखिए। दूसरी चीज, चूंकि ये कॉमन आयन बढ़ गया है, तो यदि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी तो ये बोलेगा कि नहीं मैं ज्यादा हूं, तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं चल सकते, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन को सप्रेस कर देती है क्योंकि ये ज्यादा हो गया अपने पास, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन की रिएक्शन को ये सप्रेस कर देती है। तो CH3CO- और H+ में टूटना कम हो जाता है, सप्रेस हो जाता है। यानी कि आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, ये क्या है? वीक एसिड हमारा। आयोनाइजेशन ऑफ वीक एसिड इज सप्रेस और लेस, ये सप्रेस हो जाएगा, ये आयोनाइज्ड होगा ही नहीं क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रही है रिएक्शन, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी ही नहीं। तो कॉमन आयन यही होता है, कॉमन आयन क्या करता है? सप्रेस कर देता है वीक एसिड के या वीक इलेक्ट्रोलाइट के आयोनाइजेशन को, इसी को बोला जाता है कॉमन आयन इफेक्ट। अब कॉमन आयन इफेक्ट कहाँ जरूरी है, कहाँ होता है? तो आपको मैंने इससे पहले पढ़ाया था एसिडिक बफर सॉल्यूशन, आपको जरूर से बफर सॉल्यूशन पढ़ना चाहिए पहले, उसके बाद आप ये पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसमें मैंने कैसे बनाया था एसिडिक बफर? एक तो अपन ने वीक एसिड लिया था, एसिडिक बफर के लिए क्या किया था? वीक तो एसिड लिया था,
उसमें क्या डाल दिया था, एक सॉल्ट डाल दिया था। सॉल्ट कैसा, उसी वीक एसिड, ये एसिटिक एसिड है तो इसमें देखिए एसिटिक एसिड है CH3CO माइनस, किसी स्ट्रॉन्ग, ये CH3CO माइनस किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट बनाएगा। तो बेस कौन सा, मान लो स्ट्रॉन्ग बेस है अपने पास NaOH, तो क्या बन गया, वीक एसिड प्लस वीक एसिड हो गया अपना, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, इन दोनों ने मिला के एक सॉल्ट बना लिया। इन दोनों को मैं जब एक ही बीकर में डाल देती हूँ, एक तो वीक एसिड और उसी वीक एसिड का किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट, एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो सॉल्ट बनता है, तो उसको बोला जाता है एसिडिक बफर। तो कॉमन आयन इफेक्ट किस में आता दिखता है आपको, बफर सॉल्यूशंस में दिखता है। तो आपको पहले बफर सॉल्यूशन पढ़ना चाहिए, फिर कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ना चाहिए, राइट। तो चलिए अभी एक एग्जांपल मैं आपको और देती हूँ। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं अपन, बेसिक बफर कैसे बनता है। तो आपको इससे पहले बफर सॉल्यूशन जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप ये पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए बेसिक बफर बनता है, उसमें वीक तो बेस ले लिया जाता है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, एक वीक बेस है, ठीक है। एक अपन सोल्यूशन लेंगे, एक बीकर लेंगे, उसमें एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का डाल देंगे, है ना, सॉल्वेंट में। उसके बाद उसमें डाल देंगे अपन अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड क्या है, देखिए उसी वीक बेस, वो वीक बेस है एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, जो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बना हुआ सॉल्ट। अपने को पता है कि एसिड और बेस जब मिलते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। तो उसी वीक बेस प्लस किसी स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी एसिड कैसा लेंगे, स्ट्रॉन्ग, क्योंकि बेस कैसा है, वीक, उसके साथ मिलकर जो सॉल्ट बना होता है वो क्या बना, अमोनियम क्लोराइड बना, ठीक है। उसको उस बीकर में डाल दिया जाता है, यानी दोनों का सेम बीकर में सोल्यूशन बनाया जाता है। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक बफर। ये शो करता है कॉमन आयन, कैसे शो करेगा, अब देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है अपने पास, इसका आयोनाइजेशन क्या होगा, NH4+ और OH-, राइट। इक्विलिब्रियम कंडीशन में जितनी फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगी उतनी बैकवर्ड रिएक्शन चलेगी, है ना। जितना अमोनियम हाइड्रोक्साइड से NH4+ और OH- बनेगा, उतने ही NH4+ OH- से NH4OH बन जाएगा, ठीक है। अब यदि मैं इस सोल्यूशन में अमोनियम क्लोराइड भी डाल देती हूँ, अमोनियम क्लोराइड क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यानी इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है, यानी इसकी कोई बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों है, यदि एक भी स्ट्रॉन्ग एसिड पार्ट लेता है या स्ट्रॉन्ग बेस पार्ट लेता है सॉल्ट को बनाने में, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही होता है। और यदि दोनों स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग बनेगा ही। और स्ट्रॉन्ग का मतलब मैंने आपको बता दिया, जिसका कंप्लीट आयोनाइजेशन होता है। अब इसमें डाल दिया अपन ने अमोनियम क्लोराइड, वो किस में आयोनाइज्ड हो गया, अमोनियम प्लस क्लोराइड में। क्या आ गए, कॉमन आयन आ गए, ठीक है। अब रिएक्शन बोलेगी भाई इस तरफ का अमोनियम ज्यादा हो गया है, ठीक है, ज्यादा हो गया है, तो रिएक्शन कहाँ चलेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड रिएक्शन को, यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड से अमोनियम और ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनाने को कर देगी सप्रेस, ठीक है ना। यानी ये आयोनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड को सप्रेस कर देगी, क्योंकि भाई आगे नहीं जाना है, क्योंकि आगे ऑलरेडी अमोनियम जो है वो ज्यादा है ना। तो यहाँ क्या लिखा है, कॉमन आयन सप्रेस द आयनाइजेशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आई होप ये दो एग्जांपल से आपको कॉमन आयन समझ में आ गया होगा। कॉमन आयन क्या करता है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या था, एसिटिक एसिड, जो पहले मैंने आपको बताया। यहाँ पे वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है, राइट। इन दोनों के आयोनाइजेशन को, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन को, यानी आयोनाइजेशन को सप्रेस कर देता है। तो आई होप आपको कॉमन आयन समझ में आ गया होगा। अब जब हम हेंडरसन हेजलबैक इक्वेशन पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।